ट्री डायग्राम। तो ब्लड रिलेशन का मतलब मैंने बताया था खून के रिश्ते। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि सेशन समरी में तो वो तो बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस करने वाले थे, लेकिन क्वेश्चंस हम लोग लास्ट क्लास में कर नहीं पाए थे। कुछ मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बताया था, जिसमें पजल फॉर्म में मैंने ये भी बताया था कि कैसा होता है कि एक पैसेज होता है, पैसेज के बेस पे क्वेश्चंस होते हैं, मतलब पैसेज के बेस पे हम लोगों को डायग्राम निकालना पड़ता है और उसी के बेस पे क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। उसके बाद में मैंने कोडिंग फॉर्म के बारे में बताया था कि जिसमें आपको कोड दिया जाएगा कि अगर हम बोल देते कि डॉलर की जगह बोलेंगे मदर, है ना, या फिर जैसे हैश की जगह फादर, तो इसको डिकोड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे जरूरी नहीं डॉलर की जगह मदर या फिर हैश की जगह फादर, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इसको डिकोड करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद में मैंने बताया था एक इंडिकेटिंग फॉर्म। इंडिकेटिंग फॉर्म में क्या बताया था? इंडिकेटिंग फॉर्म में मतलब कि एक इंसान एक तस्वीर को देख के कुछ तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो कुछ भी बोलेगा इस तस्वीर को देख के कि इस तस्वीर के मॉम जो है वो मेरे पापा है, मतलब मैं इस तस्वीर का कौन लगता है, इस तरीके का कुछ वो क्वेश्चन रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंडिकेटिंग फॉर्म बोलेंगे। अब उसके बाद में फिर हम लोगों ने देखा था कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड रिलेशन, जिसमें मैंने नोटेशन बताया था आपको लास्ट क्लास में। पता है मेल को कैसे करेंगे? तो मेल को कैसे करेंगे? स्क्वायर है तो प्लस में करेंगे, फीमेल को सर्कल है तो माइनस। तो हम लोग हमेशा क्या स्क्वायर और सर्कल का इस्तेमाल करेंगे। फिर मैरिड कपल है तो क्या करते हैं? दो पैरेलल लाइन बनाते हैं। वो लिखा था कि आपने एक काम, कल मैंने पीडीएफ दिया था क्या? नहीं दिया था, तो एक काम कर लेता हूँ, मैं आज भी लिख लेता हूँ ताकि ये पीडीएफ आपको मिल जाए। क्या बताया था मैंने पहले? सबसे पहले बताया था मेल, फिर फीमेल, फिर क्या बताया था? मैरिड कपल, ठीक है, उसमें क्या था? एक मेल एंड एक मेल फीमेल। ठीक है, उसके बाद में क्या था? सेम जनरेशन, सेम जनरेशन में कैसे करते हैं हम लोग? मतलब सेम जनरेशन इन द सेंस मैंने बताया था कि आपके ही जनरेशन के सारे लोग, आप, आपकी बहन, आपका भाई, फिर आपके चाचा का लड़का, इधर मामा का लड़का, है ना, मामा की लड़की, चाचा की लड़की, तो वो क्या है? सब आप एक ही जनरेशन के हो। तो वो कैसे रहेगी? हॉरिजॉन्टल रो में रहेगी। जैसे ये आपकी बहन हो गई, फिर आपको एक और भाई है ना, ये आप ही के लाइन में रहेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हॉरिजॉन्टल रो। ठीक है, उसके बाद में फिर हम लोगों ने देखा था जनरेशन, है ना, गैप। ठीक है, जनरेशन गैप में क्या बोला था मैंने? कि जैसे ये आप हो, आपकी वाइफ, है ना, फिर आपको बहन, आपके वाइफ के भाई भी है उसका। फिर अब जनरेशन मतलब पापा जो रहेंगे वो कहाँ रहेंगे? ऊपर के जनरेशन में रहेंगे। नीचे कौन रहेंगे? आपके लड़के रहेंगे, लड़की रहेंगी, है ना, समझ रहे? तो नीचे क्या करेंगे हम लोग? जब भी जनरेशन गैप आएगा तो क्या करेंगे? वर्टिकल रो। वर्टिकल रो या तो लाइन बोलिए, हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ पे वर्टिकल लाइन, और यहाँ पे 2 पैरेलल लाइन। तो ये हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था, बेसिक पॉइंट्स है जो ब्लड रिलेशन में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा। आते हैं नेक्स्ट, इसमें फिर मैंने ट्री डायग्राम भी बताया था। तो अब ये जो कल का जो वीडियो है इसमें आप डायग्राम देख सकते हो, वो देख के आप डायग्राम निकाल लेना। ठीक है, आज हम लोग आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं आप ध्यान रखिए। क्या बोला गया है यहाँ पे? सुनीता इज डॉटर ऑफ करण। तो इसमें ना एक और चीज मैं बताना भूल गया, एक बेसिक चीज है कि ध्यान रखना जरूरी है। दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, एक तो जेंडर डेफिनेशन, ठीक है, दूसरा क्या रहेगा? जनरेशन गैप। ये दो
चीज़ें जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ना घर जाके जब आप नोट्स बनाओगे ना वीडियो देख के या फिर पीडीएफ देख के, तो इसको प्रॉपर बनाओ। सबसे पहला काम होता है कि भैया जेंडर पता करो, क्योंकि ब्लड रिलेशन ये एक ऐसा चैप्टर है कि प्रिया अगर नाम है तो तुम्हारे दिमाग में डायरेक्टली आएगा कि प्रिया तो लड़की ही है, लेकिन यहाँ पे प्रिया नाम का लड़का भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि नाम से हम लोग जेंडर पता नहीं कर सकते। जब बोलेगा कि प्रिया नाम की लड़की है तभी वो लड़की होगी, अदरवाइज वो लड़की रहेगी क्या? नहीं रहेगी। आप अपने नाम से या फिर कोई भी इससे आपका जेंडर फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसलिए पहला काम क्या है? जेंडर डेफिनेशन, मतलब आपको उनका जेंडर पता करना है कि वो मेल है कि फीमेल है। दूसरा काम क्या है? जनरेशन गैप। अब जनरेशन पता करना है कि वो आपके जनरेशन की है कि आपके ऊपर की है कि आपके नीचे की है कि आपके ऊपर की है कि आपके नीचे की है। ठीक है, दूसरा काम जनरेशन गैप। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना है। तो अब पहला जब लाइन पढ़ा मैंने, सुनीता इज डॉटर ऑफ करण, तो इसमें किसका जेंडर पता चल रहा है? बराबर है। तो सुनीता क्या है? डॉटर है, मतलब फीमेल हो गई। किसकी डॉटर है? तो सबसे पहले प्लॉट पे कौन आएगा? सुनीता। अब डॉटर है मतलब सर्कल। अब सुनीता जो है डॉटर है। अब करण का जेंडर पता चल रहा है क्या? करण नाम से लड़का मत कर देना उसको, है ना। फिर इतना ही करेंगे, जितना लाइन पढ़ा है उतना ही काम हुआ है। दूसरा काम क्या है? कनिका इज द मदर ऑफ करण। कनिका क्या है? मदर है करण की। तो इसमें जेंडर किसका पता चल रहा है? कनिका का जेंडर पता चल रहा है, क्या है वो? फीमेल है। अब मदर है करण की तो ऊपर ही रहेगी उसके। अब वो मदर है मतलब उसको फीमेल कर दो। अभी तक करण का पता चला है क्या? नहीं पता चला है, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्या बोला गया है? मीता एंड मीता इज द वाइफ ऑफ करण। अब मीता क्या है? वाइफ है किसकी? तो करण की वाइफ अगर मीता है तो ऑब्वियसली करण क्या हो गया? फिर हस्बैंड हो गया, मतलब मेल ही हो गया। ठीक है, अब कंफर्म हुआ करण का। अब उसके बाद में फिर क्या है? पूनम एंड श्रुति आर डॉटर ऑफ करण। तो पूनम और श्रुति क्या है? डॉटर है करण के। तो करण की एक डॉटर तो ऑलरेडी है सुनीता, मतलब यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा फिर से? यहाँ पे हम लोग बोल सकते कि पूनम ये भी एक डॉटर है, तुम इधर भी निकाल सकते हो। और कौन है? श्रुति, ये भी एक डॉटर है। अब ये बन गया डायग्राम। अब क्वेश्चन क्या बोला गया है? हाउ इज श्रुति रिलेटेड टू कनिका। अब क्वेश्चन में भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ इज श्रुति रिलेटेड टू कनिका। तो हमेशा क्या करेंगे? क्या पूछा गया कि हाउ इज श्रुति, श्रुति कौन है, किसके रिलेटेड में? कनिका के रिलेटेड में। तो कनिका के जगह खुद को रखना है। एज्यूम यूरसेल्फ, खुद को रखोगे तो रिश्तेदारी जल्दी समझती है। डायग्राम को देखो कि कनिका मान लो कि ये आप हो, मुझे कहाँ तक जाना है? मेरे को बताना है श्रुति मेरी कौन है, किसकी? कनिका की कौन है। तो ये आप हो, तो ये कौन है? आपका लड़का, है ना। अब श्रुति कौन है? आपकी, मतलब ये लड़के की लड़की है, मतलब आपकी क्या हो गई? फिर वो ग्रैंड डॉटर, मतलब पोती हो गई। तो आंसर इज ग्रैंड डॉटर। समझ में आया क्या? समझ में आया? क्लियर? डायग्राम कैसे निकालना है समझ में आया? हाँ, वैसे ही कंफ्यूजन करने के लिए रहेगा, रीजनिंग वही है। ग्रैंड मदर रहेगा, कभी कभी ऐसा दिया जाएगा आप कंफ्यूजन करने के लिए, पैटर्नल ग्रैंड मदर की मैटरनल ग्रैंड मदर, है ना। या फिर पैटर्नल ग्रैंड डॉटर, पैटर्नल ग्रैंड फादर तो होता नहीं है, मतलब ग्रैंड फादर मतलब ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन तो होता नहीं है। पैटर्नल क्या होगा? ग्रैंड फादर मदर होगा, क्योंकि मॉम के मॉम मतलब मैटरनल, पापा के मॉम मतलब मैटरनल। नहीं, उल्टा बोला मैंने। मॉम के मॉम मतलब मैटरनल, पापा के पापा मतलब पैटर्नल। हाँ, पी फॉर पापा, एम फॉर मदर। ठीक है, नेक्स्ट। चलो, ये क्वेश्चन है आपके सामने। बोला गया है हिना, सखी, श्री, लता, करण एंड मीता आर अ पार्ट ऑफ फैमिली। इतने लोग फैमिली के पार्ट हैं इन विच देयर आर टू मैरिड कपल।
इतने लोग फैमिली के पार्ट है और इन दोनों, इनके बीच में दो क्या है, मैरिड कपल है, ठीक है। अब लता एंड मीता आर सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब मैंने बताया था सगे भाई बहन, या तो भाई भाई या तो बहन बहन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जेंडर का कुछ ये नहीं। अब लता एंड मीता आर क्या है, सिबलिंग्स है, तो मैं क्या इस डायग्राम को ऐसे निकाल के लग सकता हूँ, लता और मीता जो है वो सिबलिंग्स है, मतलब एक ही जनरेशन के हैं। मेरे को दोनों का जेंडर नहीं पता, ऐसा निकाल के मैंने रख दिया। फिर क्या हुआ, श्री इज सन इन लॉ ऑफ हीना। सन इन लॉ मतलब जमाई होता है, बराबर है। श्री जो है वो सन इन लॉ है, मतलब इसमें जेंडर किसका पता चला, इस जो लाइन मैंने पढ़ा है श्री इज सन इन लॉ ऑफ हिना, श्री का। अब क्या लता और मीता से रिलेटेड है क्या कुछ, तो मेरे को इस डायग्राम को थोड़ा सा बाजू में बनाना पड़ेगा। अब श्री क्या है, सन इन लॉ है, तो सबसे पहले श्री को लिखो और उसको जेंडर पता कर लो उसका। सन इन लॉ है मतलब इसकी शादी जरूर हो के है, मतलब इसकी कोई वाइफ होगी, है ना, और उसकी कौन होगी, हिना, मॉम या तो डैड, तभी तो श्री इसका सन इन लॉ होगा ना। तुम हो तो हमारे तुम्हारे लड़की का हस्बैंड, बराबर है। हालांकि तुम पता नहीं है तुम क्या हो, मेल हो कि फीमेल हो, क्योंकि हिना नाम लिखा है, लेकिन मैंने नाम से पता है कि नाम से पता कर सकते कि नहीं। तो दूसरा जो लाइन बना है मैंने, इससे ये डायग्राम बना, पहले लाइन से ये डायग्राम बना, ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं, फिर है बोला गया है कि एंड हैज ओनली वन सन, और उसको सिर्फ एक सन है। अब किसको, इसके लिए ना मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, ये जो लिखा है ना लाइन, उसके लिए मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपको। इसमें मैं प्लस कर रहा हूँ यहाँ पे, नहीं इसमें प्लस नहीं करते, एक काम करते, पीछे वाला जो पेज था ना, चलो प्लस ही करते, कोई बात नहीं। देखो दो चीजें होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें पूरे रीजनिंग में ही है। एक तो होता है ओके, सबसे पहले होता है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बताया मैंने, रिलेटिव प्रोनाउन। दूसरा मैं बता रहा हूं कंजंक्शन। ठीक है, अब रिलेटिव प्रोनाउन में कौन से वर्ड्स होते हैं, तो आपने सुना होगा कि जैसे हु हो गया, विच होगा, है ना, फिर हुज होगा, फिर होम होगा, या तो इट इज, हम लोग बोल सकते हैं कि WH वर्ड्स, हु विच, ये ज्यादा देखने मिलते हैं। अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं उसी के जैसा। क्या एग्जांपल था वो, श्री इज सन इन लॉ ऑफ हिना, एंड क्या बोला गया था, एंड द, ऐसा था कि, चलो ठीक है देख लेते ना, एक बार देख लेते। हाँ, कहा गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड था ना, अच्छा इसके पीछे ही था ना। हाँ, क्या बोला गया था, एंड हैज ओनली वन सन मीता, एंड हैज ओनली वन सन मीता, ठीक है। ये हो गया मेरा पहला एग्जांपल, ठीक है। अब नेक्स्ट में आता हूँ यहाँ पे, कंजंक्शन में क्या क्या होता है, एंड हो गया, वाइल हो गया, फिर बट हो गया, है ना, फिर अपोस्ट्रोफी एस करके होता है, फिर एक कॉमा भी होता है ना। ये सारा जो ETC, ये सारा जो चीज है, ये क्या है, कंजंक्शन है। अब इसमें भी मान लेते सेम एज इट इज एग्जांपल है, श्री इज सन इन, अच्छा लॉ लिखा ही नहीं किया, लॉ ऑफ, सन इन लॉ इज लॉ नहीं रे, इन लॉ, ठीक है, सन इन लॉ हिना, बट नहीं, ये एंड क्यों लिख दिया मैंने,
यहाँ पे लिखता हूँ हु, क्योंकि यहाँ पे हु लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया बट, जहाँ पे बट था ना, बट हैज, बट था कि एंड था, वहाँ पे एंड था, तो एंड और बट एक ही काम करेगा, एंड हैज ओनली वन सन, कौन, मीता। देखो अब यहाँ पे जो है ये दो वर्ड्स अलग है। देखो हो क्या रहा है, श्री यहां तक बिल्कुल सही था, श्री इज सन इन लॉ ऑफ हिना और श्री इज सन इन लॉ ऑफ हिना, तो लाइन तो सेम ही है, दोनों में डायग्राम कैसे बनेगा, श्री क्या है, श्री क्या है, सन इन लॉ है किसका, मतलब श्री की एक वाइफ है, उसके मदर या तो फादर मतलब हिना है। यहाँ पे भी अगर सेम लाइन है तो डायग्राम तो सेम ही बनेगा ना, सेम एज इट इज। यहाँ पे हिना, यहाँ पे लिखते हैं श्री, फिर श्री क्या है, सन इन लॉ है मतलब मेल है, और यहाँ पे उसके एक वाइफ होगी, दो लाइन लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे हिना, तो पहला लाइन बिल्कुल सेम है दोनों में। अब चेंजेस देखो यहाँ पे हो रहा है, हु हैज ओनली वन सन मीता, मतलब हु के बाद में हैज ओनली वन सन मीता मतलब जिसको एक ही लड़का है, जिसको मतलब किसको, जिसको मतलब किसको, श्री को कि हिना को, उधर वो लिखा है। तो यहाँ पे हमेशा एक चीज याद रखना है कि जो जब भी रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाए तो हमेशा नियरेस्ट एलिमेंट, मतलब यहाँ पे एलिमेंट देखो कौन से एलिमेंट, तो एलिमेंट आपको ये फर्स्ट एलिमेंट दिख रहा है, फिर ये सेकंड एलिमेंट दिख रहा है, और यहाँ पे मीता थर्ड एलिमेंट दिख रहा है। यहाँ पे भी कहा गया श्री फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट और ये थर्ड एलिमेंट। तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे हम लोग कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन पूछा जाता है ना, ये 1, ये 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, 2 एंड 3। तो जब भी रिलेटिव प्रोनाउन पूछा जाता है तो हमेशा याद रखेंगे कौन से एलिमेंट के लिए यूज किया जाएगा, वो हमेशा नियरेस्ट एलिमेंट या फिर सेकंड एलिमेंट। क्या बोला मैंने, नियरेस्ट कौन सा है, हिना। तो मतलब पढ़ते हो कैसे पढ़ेंगे, हिना हु हैज ओनली वन सन मीता। अब हिना को क्या है, ओनली एक मात्र सन है, लेकिन ये गलत हो सकता है। गलत क्यों होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसको एक लड़की है ना, अगर वो किसी की मतलब श्री अगर उसका डॉटर इन लॉ है तो ओनली वन सन हो सकता है। हाँ ओनली वन सन जरूर हो सकता है कि इसको एक ही लड़का है, मतलब दूसरा लड़का नहीं हो सकता है लेकिन लड़की हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे होता कि हु हैज ओनली वन चाइल्ड, तब ये गलत है। चाइल्ड का मतलब मेल फीमेल दोनों आया, बराबर है, एक ही चाइल्ड, एक मात्र लड़का हो या लड़की हो लेकिन एक ही है। लेकिन उसने क्या बोला कि एक ही सन है, मतलब इस मीता के अलावा दूसरा सन रह सकता है क्या, तो इसलिए फिर यहाँ पे हिना को एक सन हो जाएगा। समझ में आया। अब यहाँ पे आओ, पहले लाइन का डायग्राम सेम था, अब चेंजेस हुए एंड और हु से। अब एंड हैज ओनली वन सन मीता, और उसको एक सन है मीता नाम का। तो अब ये एंड किसके लिए आया, अब ये आया श्री के लिए। इधर हमेशा याद रखेंगे कि जो कंजंक्शन होता है वो किसके लिए होता है, हमेशा फर्स्ट एलिमेंट के लिए होता है। ठीक है, हमेशा किसके लिए होता है, फर्स्ट एलिमेंट के लिए होता है। यहाँ पे हो रहा है एंड हैज ओनली वन सन मीता, मतलब एंड के बाद में जो श्री है वो क्या है, हिडन है, तो श्री को एकमात्र सन है और जिसका नाम है कौन, मीता। देखो एक वर्ड से डायग्राम कितना चेंज हो गया। अब ये पूरे के पूरे वर्बल रीजनिंग में आपको काम आने वाला है, पूरे के पूरे वर्बल रीजनिंग में आपको काम आने वाला है। तो इसको आप अच्छे से सजा के घर में जाके लिख लेना, रिलेटिव प्रोनाउन एंड
कंजंक्शन। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये ऐसा नहीं करते, थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए ना, मतलब आपको भी लिखने में मजा आना चाहिए। कहा गया हो स्क्वायर? ठीक, ठीक है, इसको घर जाके प्रॉपर लिख लेना। अब बढ़ते हैं फिर से हम लोग आगे के आते हैं क्वेश्चन पे। कहा गया था वो क्वेश्चन? हाँ, ये था। तो अब मैं आया था यहाँ पे, तीसरा लाइन हम लोग पढ़ रहे थे, एंड हैज ओनली वन सन मीता। अब एंड किसके लिए आया था, मैंने क्या बताया था? फर्स्ट एलिमेंट। एंड मतलब श्री के लिए आया। अब एंड के बाद में श्री क्या है? हिडन है। तो श्री को क्या है? एकमात्र लड़का है जिसका नाम क्या है? मीता है। तो श्री को निकाल दो, एक लड़का। ठीक है, मीता मतलब यह आ गया, है ना? तो अब मैं इस पूरे के पूरे डायग्राम को यहाँ जोड़ सकता हूँ कि मीता है ना यहाँ पे, ये आ गया मीता, है ना? मीता के जो पापा है वो कौन है? श्री। फिर डायग्राम जरूर नहीं कि इधर ही बने, इधर भी बना सकते हो। फिर श्री का एक हस्बैंड, और यहाँ पे ऊपर कौन है? ये। डायग्राम कहीं भी बन सकता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट इसमें। तो फिर क्या बोला गया है? शक्ति इज द ओनली चाइल्ड ऑफ करण। मतलब शक्ति जो है वो एकमात्र चाइल्ड है करण की। अपना प्लॉट पे करण दिख रहा है क्या? शक्ति दिख रही है क्या प्लॉट पे? वो भी नहीं दिख रही है, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि यहाँ पे बोला गया था टोटल कितने लोग हैं? 6 लोग हैं, और इसमें 2 मैरिड कपल भी है, और वही 2 लोग बचे हैं जो लोग हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। फिर आगे बोला है हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ लता। हु किसके लिए आया? नियरेस्ट एलिमेंट के लिए आता है या तो सेकंड एलिमेंट के लिए आता है। तो हु किसके लिए पढ़ते हो? करण। हु इज ग्रैंडफादर ऑफ लता। तो अगर लता का ग्रैंडफादर करण को बनना है तो मेरे को यही करना पड़ेगा, इन दोनों की शादी करवानी पड़ेगी, है ना? करण को करना पड़ेगा यहाँ पे। अब करण क्या है? ग्रैंडफादर है, मतलब वो मेल हो गया। अब ये फादर, तो ये क्या है? फीमेल। अब बचा कौन? शक्ति। तो शक्ति कहाँ गई? शक्ति। अब लता का जेंडर पता नहीं चला, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, एंड हैज ओनली वन सन। मीता को अच्छा, ओनली वन सन मीता। श्री को अगर एक ही लड़का है, दूसरी क्या हो जाएगी? लड़की। ये बन गई लड़की। ये हो गया मेरा आंसर, डायग्राम बन गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया? हु इज ग्रैंडफादर ऑफ लता। अच्छा, ये तो हो गया था ना। हाउ इज शक्ति रिलेटेड टू लता? हाउ इज शक्ति रिलेटेड टू लता? मैंने क्या बताया? जो सेकंड एलिमेंट है उसकी जगह खुद को रखो, मतलब लता को अपने जगह रख दो। मान लेते कि मैं लता हूँ और मेरे को किसको देखना है? शक्ति को देखना है। अब ये मैं हूँ, ये कौन है? मेरा भाई। ये कौन है? मेरे। और ये कौन है? मेरी मदर। द आंसर इज मदर। समझ में आया? डायग्राम निकालना इंपॉर्टेंट है, डायग्राम समझ में आए तो बाकी समझ सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जमेगा जमेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी तो बिल्कुल जमेगा। देखो, अब मैन एंड अ वुमेन कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अ मैन एंड अ वुमेन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ टेबल। एक एक आदमी और एक औरत क्या कर रहे हैं? एक मेक के सामने बैठे एक टेबल पे। फिर क्या बोला है? मदर इन लॉ ऑफ मैन। मैन के जो मदर इन लॉ है, तो पहले वो डायग्राम निकाल लो। तो मैन की मदर इन लॉ मतलब ये, अगर मान लेते कि मैन है, मैन है मतलब मेल है। इसकी मदर इन लॉ मतलब इसके बीवी की मॉम। मदर इन लॉ ऑफ मैन मतलब इसके वाइफ की मदर।
फिर क्या बोला गया है, एंड मदर इन लॉ ऑफ वुमेन, मैन की मदर इन लॉ और मदर इन लॉ ऑफ वुमेन मतलब वुमेन की मदर इन लॉ, तो उसको भी निकाल लो। अब ये वुमेन है, वुमेन है मतलब फीमेल है, अब इसकी मदर इन लॉ मतलब इसके हस्बैंड की मदर, बराबर है। तो जितना मैंने अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया है, उतना मैंने डायग्राम में उतार लिया है। इज आगे लिखा गया है, इज मदर एंड डॉटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब पहले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा, मतलब बोल क्या रहा है कि मदर इन लॉ ऑफ मैन मतलब ये पहला, एंड मदर इन लॉ ऑफ वुमेन मतलब ये दूसरा। अब ये दोनों मदर और डॉटर है रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले के लिए पहला कौन है, मदर इन लॉ ऑफ मैन मतलब ये क्या है, मदर, और फिर दूसरा कौन है, मदर इन लॉ ऑफ वुमेन मतलब ये क्या है, डॉटर। मतलब ये दोनों आपस में क्या है, माँ बेटियां है। समझ में आया, मदर इन लॉ ऑफ मैन एंड मदर इन लॉ ऑफ वुमेन इज मदर एंड डॉटर रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या मैं इस मदर इन लॉ को यहाँ ले सकता हूँ, किसके मदर इन लॉ को, वुमेन के मदर इन लॉ यहाँ आ जाएगी, और ये हो गया मेल और ये हो गई वुमेन, ऐसा हो सकता है। अब सही दिख रहा है आपको कि मदर इन लॉ ऑफ मैन मतलब मैन की मदर इन लॉ एंड मदर इन लॉ ऑफ वुमेन वुमेन की मदर इन लॉ, ये आपस में मदर और डॉटर है, तो मदर और डॉटर है। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। अब ये होने के बाद बोला गया है मदर इन लॉ ऑफ मैन रिलेटेड टू वुमेन, मतलब मदर इन लॉ ऑफ मैन कौन सी है, ये, रिलेटेड टू वुमेन, तो वुमेन की वो क्या लगती है, वुमेन की जगह खुद को रख लो। ये कौन है आपके हस्बैंड, ये कौन है आपके हस्बैंड के पापा, मॉम मतलब आपकी मदर इन लॉ। अब मदर इन लॉ की मदर इन लॉ मतलब मदर इन लॉ की मॉम मतलब आपकी क्या हो जाएगी, ग्रैंड मदर, बराबर है। तो आंसर क्या आएगा, ग्रैंड मदर ही आंसर है। क्या है, ऑप्शन में नहीं है, नहीं है, तो फिर ऑप्शन क्या आएगा, मदर इन लॉ ऑफ मैन, मैन की मदर इन लॉ रिलेटेड टू वुमेन, तो मैन की मदर इन लॉ क्या लगेगी आपके लिए, यहाँ पे तो कोई भी ऑप्शन नहीं ना, मदर तो बिल्कुल नहीं हो सकता है ना, ब्रदर इन लॉ तो ये तो कदापि नहीं है, फादर इन लॉ ये भी कदापि नहीं है, डॉटर इन लॉ भी ये भी कदापि नहीं है, मदर इन लॉ ऑफ मैन टू ऑफ मैन रिलेटेड टू वुमेन। अच्छा उल्टा करना था क्या, इससे वुमेन, बराबर है, यहाँ पे उल्टा था, मदर इन लॉ ऑफ मैन मतलब ये, तो मैन की मदर इन लॉ ये हो गई, रिलेटेड टू वुमेन, नहीं यहाँ पे बराबर ही है कि रिलेटेड टू वुमेन मतलब वुमेन की जगह ही खुद को रखना पड़ेगा उसको। ये ऑप्शन किसके लिए दिए गए पता है, वुमेन रिलेटेड टू मदर इन लॉ, फिर मदर इन लॉ से देखना पड़ता था, मदर इन लॉ की जगह खुद को रखना पड़ता था, फिर वुमेन को अगर देखते तो वो क्या हो जाती, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ नहीं हो जाती, क्या हो जाती है ना, ग्रैंड डॉटर हो जाती है ना, यही बोल सकते थे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन की मिस्टेक है, आया क्या समझ में, मदर इन लॉ ऑफ मैन एंड मदर इन लॉ ऑफ वुमेन इज मदर एंड डॉटर रिस्पेक्टिवली, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन, समझ में आया, क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ, इफ डी इज द ब्रदर ऑफ बी, किसका जेंडर पता चला, इफ डी इज द ब्रदर ऑफ बी, डी जो है वो ब्रदर है किसका, बी का, तो जेंडर किसका पता चला, ऑब्वियसली डी का, डी इज द ब्रदर ऑफ बी, डी जो है वो बी का ब्रदर है, बी का जेंडर पता चला क्या, नहीं, देन हाउ बी, अच्छा हाउ बी दो बार हो गया, हाउ बी इज रिलेटेड टू सी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया और आगे लिखा गया टू आंसर द क्वेश्चन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर नेसेसरी, क्वेश्चन का टाइप चेंज किया है, उसने बस इतना बोला कि डी इज द ब्रदर ऑफ बी, उसके बाद में सीधा पूछ ले कि बी कौन है। अब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए नीचे दिए गए दो जो स्टेटमेंट है इनमें से किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, एक का करना पड़ता,
फर्स्ट का करना पड़ता है, सेकंड का करना पड़ता है कि दोनों का करना पड़ता है, ये पूछा गया है। तो पहला देखेंगे द सन ऑफ डी इज ग्रैंड सन ऑफ सी। तो क्या बोला गया है, जो डी का सन है, द सन ऑफ डी, जो डी का सन है वो क्या है, ग्रैंड सन है सी का, मतलब सी ऊपर रहेगा। तो क्या मैं इससे इसका जवाब दे पाऊंगा क्या, बी कौन है, क्योंकि मैंने क्या बताया, जेंडर पता है क्या, तो मैं कैसे बता सकता हूँ, बराबर है। अब फिर क्या बोला गया, बी इज द सिस्टर ऑफ डी। अब यहाँ से बी इज द सिस्टर ऑफ डी है ना, तो बी इज द सिस्टर ऑफ डी, तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पे मैं बी क्या है, फीमेल है। तो अगर बी फीमेल है ये पता चल गया, तो क्या मेरे को सिर्फ पहले इससे कर सकता था क्या मैं, अब दूसरे इससे कर सकता था, तो क्या मेरे को पहले वाली की जरूरत थी क्या, कहाँ थी जरूरत, नहीं बी से पूछा है ना, कहाँ लिखा है, अच्छा आ गया, ओके ओके। तो हाउ बी इज रिलेटेड टू सी, तो सी को लाना ही पड़ता था, बराबर है, दोनों की जरूरत पड़ती थी। मैं सिर्फ हाउ बी इतना ही देख रहा हूँ, आगे मैं सी देख ही नहीं सकता, ठीक है। तो हाउ बी इज रिलेटेड टू सी, तो आंसर बताइए फिर किसके जगह खुद को रखेंगे, मैंने बताया सेकंड एलिमेंट के जगह खुद को रखेंगे। सेकंड एलिमेंट मतलब कौन, सी, तो ये आपके कौन, सन, सन, और ये आपकी कौन, डॉटर, बराबर है। तो आंसर क्या रहता, डॉटर। लेकिन इसमें क्या हो गया आंसर, बोथ 1 and 2 रिक्वायर्ड, मतलब ऑप्शन नंबर, आया समझ में, क्लियर हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्या बोला गया, ए एंड बी आर द चिल्ड्रन ऑफ सी एंड डी। अब क्या बोला गया है यहाँ पे, ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, चिल्ड्रन है किसके, सी और डी के। तो मेरे को चारों का जेंडर पता है क्या, तो वैसे ही रखना पड़ेगा। ए इज बॉय एंड हैज 2 सिस्टर, ए क्या है, बॉय है, अब इसको 2 सिस्टर है। तो पहले पॉसिबिलिटी में बी एक सिस्टर हो सकती है, दूसरी सिस्टर तो रहेगी ही रहेगी, या तो मुझे कंफर्म क्या पता कि बी सिस्टर है कि नहीं है, पता है क्या, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि बी ब्रदर ही हो, आगे कुछ इंस्ट्रक्शन होगी तो, और इसकी सिस्टर अलग से होगी, 2 सिस्टर, मतलब ये 1 ये 2, है ना। ए इज अ बॉय एंड हैज 2 सिस्टर, मतलब ए क्या है, लड़का है, और उसको क्या है, 2 बहनें हैं। तो ये भी एक हो सकता है और ये भी एक हो सकता है। फिर आगे बोला गया वेयर एज बी हैज 3 ब्रदर, अब बी को 3 भाई ये बोलता है, तो यहाँ पे बी का एक भाई तो हो गया, ये दूसरा भाई हो गया, और ये तीसरा भाई हो गया। अब यहाँ पे 3 भाई करेंगे तो थोड़ा सा मैं डायग्राम को ऊपर ले लेता हूँ, क्या है, सी और डी, और उनके कौन, ए और क्या था, बी। ए लड़का था, उसको 2 बहनें थी, तो मतलब मैंने इसमें 1 और 2 निकाले थे। अब इनको क्या है बोलते हैं, ए को क्या है बोलता है, बी को कितने भाई है, 3 ब्रदर है, एक हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया, ठीक है, पूरी लाइन हो गया। अब बोलते हैं कि हाउ मेनी चिल्ड्रन टू सी एंड डी हैव। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, अब दोनों भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। अब दोनों में से एक करने के लिए मेरे को क्या बोला गया है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन से हम लोगों को कंफर्म हो जाएगा कि 5 है कि 6। तो पहला क्या बोला, ई इज द सिस्टर ऑफ ए, तो ई जो है वो ए की सिस्टर है, मतलब ये ई कर दिया मैंने यहाँ पे भी ई कर दिया, तो क्या इससे कंफर्म हो रहा है क्या 5 है कि 6 है, नहीं हो रहा है कंफर्म। फिर बी इज द सिस्टर ऑफ ई, अब यहाँ से बी क्या है, सिस्टर ए की, तो चलो यहाँ पे सही है। अब यहाँ पे सिस्टर हो गई, यहाँ पे भी सही है, ठीक है। हु इज द डॉटर ऑफ सी, ई जो है वो डॉटर है सी की। अब ए को कितनी बहनें बोला था, 2 बहनें बोला था, यहाँ पे तो 3 हो गए फिर तो, इसलिए ये क्या हो गया, फिर गलत हो गया। और उससे क्या हो गया कि ये जो सेकंड वाला ऑप्शन था इससे ही हम लोगों का आंसर आया। अब ये अगर नहीं होता इन केस, अब नीचे वाला पढ़ो, एफ एंड जी आर द ब्रदर ऑफ बी, होता क्या, एफ और जी क्या है, बी के ब्रदर है। तो अगर मैंने ये कर भी लेता
F और G, चलो B के ब्रदर है। यहाँ पे भी ये तो पता नहीं था B क्या है करके ना, अब ये वाला लाइन पढ़ने का F एंड G आर ब्रदर ऑफ B, F और G क्या है, B के ब्रदर है, अभी भी पता चला क्या इस लाइन से नहीं। C इज द हस्बैंड ऑफ D, तो चलो यहाँ पे C का पता चल जाता कि C क्या है, हस्बैंड है, मतलब D क्या है, वाइफ हो जाएगी। C क्या है, हस्बैंड है, मतलब D क्या है, वाइफ हो जाएगी। अब भी नहीं पता चला इस लाइन से भी, है ना, नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं, नन ऑफ दिस अगर इससे भी अगर नहीं पता चलता तो फिर नन ऑफ दिस करते, लेकिन मेरे को इससे पता चल गया है कि इस लाइन से मुझे बी का जेंडर पता चल गया कि बी क्या है, फीमेल है, और यहाँ पे उसको 3 बहनें हो गई, मतलब ये क्या हो गया, रॉन्ग, और ये क्या हो गया, राइट। कितने हैं टोटल, 5 लड़के, तो इस लाइन से मेरे को पता चल रहा है। समझ में आया, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप ये PDF ऐसा का ऐसा डाउनलोड कर लीजिएगा और घर जाके प्रॉपर नोट्स बना लेना, ठीक है। ये वीडियो आपके पास मिलने वाला है।